वालेकुम। आज ना हम आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम अक्सर क्लाइमेट चेंज के बारे में सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इसको स्टडी कैसे कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज हुई है। क्लाइमेट चेंज का तो ये पता है कि हम टेम्परेचर चेंज, हाई, ये वो, उससे ये होता है, ये होता है, फ्लड आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। अगर आप एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, ज़ाहिर आपने क्यों स्टडी करना है कि आपने ये चेक करना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज का। क्या क्लाइमेट चेंज होगी भी कि नहीं, फ्यूचर में होगी कि नहीं, क्या फिर पिछले 30 साल में या 35 साल पहले क्या क्लाइमेट चेंज हुई थी या नहीं हुई, या ये कि ड्रामेबाजी है, या ये साइंटिस्ट ने ये फार्मूलाज कैसे डेवलप किए, क्या इस फार्मूले की तुक भी थी। ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आज आपको ये थोड़ा सा एक्सेल में भी इसको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। डाटा, हर चीज डाटा साइंस है। हर चीज क्या है? आपको डाटा साइंटिस्ट है ना, तो आप किसी भी दुनिया की चीज को एनालाइज कर सकते हैं। चाहे वो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, पब्लिक हेल्थ का है, साइकोलॉजी का है, या आप एग्रीकल्चर का है, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इफ यू नो डाटा साइंस, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को आप स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। ठीक है। इसलिए एक्सपर्ट बने डेटा साइंस में। ठीक है। अच्छा, उसके लिए है कि हाउ टू स्टडी क्लाइमेट चेंज। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये पता है आप लोगों को क्या होता है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट ये था कि हमारी सन के इर्द गिर्द ओजोन लेयर है। ठीक है। पहले थी, ओजोन लेयर क्या करती थी कि जो हार्मफुल रेज है उसको अर्थ में नहीं आने देती थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, वो कैसे डिप्लीट होगी? सीएफसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और मेरी एयर, उन्होंने उनको तोड़ दिया। अब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन गई है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर का नुकसान ये है कि वहां से जो रेज आती हैं, फिर वो वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और उससे क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाती है। अच्छा, अब क्लाइमेट इंडिकेटर्स कौन से हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज हुई है? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम किसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज हुई है? वो कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको स्टडी करने से या जिनके चेंज होने से हमें पता चल जाता है कि देयर इज अ चेंज इन क्लाइमेट। ठीक है। तो उसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो टेम्परेचर है, सी लेवल है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, जिससे पता चले वो कौन सा फार्मूलाज है कि क्लाइमेट चेंज हुई है। समझ आई? दूसरा ये है कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को स्टडी कर सकते हैं और हमें पता चले कि देयर इज अ क्लाइमेट चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सी लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उससे भी इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। व्हेन यू आर अ रिसर्चर, यू शुड नो कि हाउ टू स्टडी दीज चेंजेस। अब है जी, क्लाइमेट किसे कहते हैं? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? मार्कर देना चाहिए। क्या है? अभी अब पिछले 30 साल, 33 ईयर्स का, अगर हमारे पास आज के दिन का डाटा हो, फर्ज किया क्या हो, आज के दिन का डाटा हो हमारे पास,
फर्ज किया आज टेम्परेचर, आज आज के दिन फर्ज किया पिछले 20 साल का जो डाटा है ना उसके मुताबिक है कि एक साल 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, एक दिन 21 था, एक दिन 19 था, एक दिन 19.5 था, 20 था, एक दिन बारिश हो गई थी तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया था। फर्ज किया एक दिन, एक साल बारिश हो गई, तो इसी तरह एक दिन फिर अगले साल 20 है, फिर 21 है, फिर एक दिन थोड़ा सा गर्मी हो गई थी एक साल, तो ये 22 हो गई। आज का दिन इस टाइम का डाटा फर्ज किया। अब हमने क्या करना है, पिछले 33 ईयर्स का आज के टाइम, इस टाइम का जो टेम्परेचर का सुबह के 8:30 बजे का फर्ज किया जो टाइम है, और इस टाइम के ऊपर जो डाटा था वो लिया। बच्चों क्या लिया, हमने डाटा ले लिया और इसका एवरेज निकाल लिया। एवरेज किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पिछले 30 साल का डाटा हमने पिछले लिया हमने, उसे कहेंगे, और उसका फिर ले लिया एवरेज, और उस टेम्परेचर को कहेंगे टेम्परेचर बेस लाइन। उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, एक बेस लाइन टेम्परेचर है। वो हर साल ये चेंज हो सकता होगा क्योंकि अगले साल पिछले साल के साथ ऐड हो गया, उसका एवरेज चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, मेरी मेरी बात की समझ आई। इसे कहते हैं टेम्परेचर बेस लाइन। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि अभी का जो टेम्परेचर है, आज का जो टेम्परेचर है उसको, डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब होगा चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर करंट, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर बेस लाइन। अगर आज टेम्परेचर फर्क किया पिछले 30 साल का, जब हमने एवरेज निकाला तो निकला 20.5 फर्ज किया, 20.5 निकला। और आज का टेम्परेचर अगर 23 है, आज का टेम्परेचर अगर 23 है तो कितने डिग्री ज्यादा है टेम्परेचर, 2.5। इट मीन देर इज अ क्लाइमेट चेंज, इट मीन देर इज अ देर इज अ क्लाइमेट चेंज। कितनी क्लाइमेट चेंज हुई है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इसको हम कहेंगे भी क्लाइमेट चेंज हुई है। मेरी बात की समझ आई ना। अ, अच्छा, अब इसके लिए आप कैसे, अब आपको उसके अलावा ये है रेडियो एक्टिव फोर्सिंग। रेडियो एक्टिव फोर्सिंग किसे कहते हैं, अच्छा यहां पर है, सी का मतलब है करंट सीओटी पीपीएम। पीपीएम किसे कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और है प्री इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड पीपीएम, C0 उसको कहते हैं। प्री इंडस्ट्रियल कब था, जब इंडस्ट्री अभी नहीं आई थी, इंडस्ट्रियल एज नहीं आई थी, उस टाइम जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी वो C0 का मतलब वो है, C0 का मतलब, समझ आ गई। और डेल्टा फोर्स रेडियो एक्टिव फोर्सिंग के अंदर जो चेंज आई है ना, वो कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये एक, भी दो तरह की चीजें होती है किसी भी, जब हम अलजबरा, ये अलजबरा की एक ये अलजब्रिक इक्वेशन, अलजबरा किसे कहते हैं, उसके अंदर हम सिंबल्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, बस के XYZ, हम ये सिंबल यूज करते हैं बच्चों। अच्छा हम क्या करते हैं, ये क्या करिए, अच्छा क्या है कि सिंबल यूज करती है, क्या करती है, सिंबल। पीडीएफ कौन सा मैंने दिया आपको, वहां पर तो मैंने ऐड ही नहीं किया हुआ है, अभी ऐड ही नहीं।
अच्छा, क्लाइमेट चेंज अब है, फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएटिव फोर्सिंग, ये मालूम करनी है हमने। ठीक है, रेडी रेडियो एक्टिव जो फोर्सिंग है वो भेज रही है हमारे किधर, रेडिएशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेडिएशन बाहर जानी थी वो वापस आ रही है, एनवायरमेंट में आ रही है, वो फोर्सिंग उसको फोर्सफुली बैक टू एनवायरमेंट भेज रही है। वो किसकी वजह से भेज रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। उसको मेजर करना, उसे हम कहते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग या कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएटिव फोर्सिंग। इसका फार्मूला क्या है कि 5.53 मल्टीप्लाई बाई, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। एलएन का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ करंट कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाई वो जो प्री इंडस्ट्रियल थी। अच्छा, अब नेचुरल लॉग कैसे निकालते हैं? आप एक्सेल में जाएंगे तो आप नेचुरल लॉग, फर्ज किया मैं कह रहा हूं आज की जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ना, वो फार्मूला क्या है? डेल्टा फोर्स, ये एक अच्छा हाँ, कांस्टेंट की बारी। अच्छा, अलजेब्रा के अंदर ना दो चीजें होती हैं मेन, एक होती है कांस्टेंट वैल्यू, एक होती है वेरिएबल्स। फर्ज किया यहां पर, मैं कैसे बताऊं आपको कांस्टेंट, फर्ज किया ये टेबल है, इस टेबल की प्राइस है इसकी 500 रुपया। फर्ज किया जो 100 रुपया इस टेबल, फर्ज किया मैं कह रहा हूं, फर्ज किया। अच्छा, अब हमने इसकी इसके नीचे व्हील लगाने हैं पड़ुए। अगर एक व्हील की कीमत है 50 रुपए, अच्छा अब हमने प्राइस ऑफ नहीं, इसकी टोटल प्राइस की हो जाएगी 100 तो है टेबल की प्राइस, प्लस 50 है वन व्हील एक्स। ये जो टोटल प्राइस है, इसको हम आउटपुट कह देंगे या वाई कह देंगे, इसको वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये 100 तो फिक्स है, ये स्टेबल की प्राइस। इसके नीचे अगर हम एक व्हील लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर क्या आएगा? लेकिन अगर हम इसके नीचे दो व्हील लगा दें, छोटे छोटे पहिए, तो फिर क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या हो गई? तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो एक्स है ना, ये वेरिएबल है, नहीं लगी समझ? एक्स क्या है? ये वेरिएबल है। ये जो 100 है ये फिक्स्ड है। ये क्या है? जिस तरह ग्रेविटी पढ़ी होगी आपने, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसका उसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर मीटर पर। इसी तरह ही उसके अंदर भी हम कहते हैं F इज इक्वल टू एम ए, या W इज इक्वल टू एम जी। जी जो है वो 9.8 है। अगर आपका जो वजन है, फर्ज किया आपका वजन कितना है? 45। अगर हम 45 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, वो आपका वजन है। 45 आपका वजन नहीं है, आपका 45 मैस है। नंबर ऑफ एटम जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर है वो 45 किलोग्राम में है। ठीक है, आपका वजन क्या है? मल्टीप्लाई बाय 9.8। अगर आप चांद पे चले जाएं, मेरा ना एक दोस्त ना, एक दिन ना मेरे टेलीफोन पे लगा, उसकी कॉल आई मुझे ऑस्ट्रेलिया से, और मेरे ऑफिस में ना एक दो बंदे एंटर हुए, और बंदे जब एंटर हुए ना, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਛੀ, और मैं पूरा लेक्चर मेरे इस चीज की वजह से डिस्टर्ब होया। मेरी बात की समझ आई ना? पूरा ची, ये भी क्लाइमेट चेंज है, इस चीज की वजह से भी क्लाइमेट चेंज आएगी। ठीक है, आवाजें, जो ये आवाज है, आपको पता है इससे भी क्लाइमेट चेंज
होती है। ठीक है, समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये हो गया, ये फार्मूला कैसे डेवलप करना है। अब लॉ, नेचुरल लॉ कहते हैं, आई एन किस, एल एन किसे कहते हैं, नेचुरल लॉग। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई कि वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता है। आपने क्लाइमेट चेंज, अगर आपने ये चेक करना है कि अगले साल या 2 घंटे बाद बारिश होगी कि नहीं, एक फार्मूला बनाते हैं। उस फार्मूले, फर्ज किया हमारे पास एक फार्मूला है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये एक फार्मूला है। बारिश, फर्ज किया y है कि बारिश होगी, ए फर्ज किया 3.14 प्लस 2, जितना टेम्परेचर है। ये चीज भी रिकॉर्ड हो रही है इसमें। ठीक है, अच्छा अब है कि हमने ये कैसे मालूम करना है कि करंट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है और प्री इंडस्ट्रियल कितनी थी। ठीक है, और इसको आप एक 5.35 इंटू नेचुरल लॉग सी बाई सी नॉट करेंगे, तो ये चेंज इन रेडिएटिव फोर्सिंग हो रही है या नहीं, वो हम मेजर कर लेंगे। कर लेंगे, ये फार्मूला डेवलप कर लेंगे। अगर आपने यही काम एक्सेल में करना हो, नेचुरल लॉग मालूम करना हो, नेचुरल लॉग कैसे करेंगे, ये मैं आपको अभी साथ ही देता हूं। फर्ज किया, ये अभी मैंने किया है। फर्ज किया हमारे पास है इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग लेना है आपने। आपने यहां पर लिखना है एन एल, क्या लिखना है, एल एन, सॉरी, एल एन, एल एन लिखना है, नेचुरल लॉग इसको। और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वो जो वैल्यू आई है ना, करंट और उसको डिवाइड करके, फर्ज किया पहले कंसंट्रेशन थी 25, नहीं आज कंसंट्रेशन है फर्ज किया 25, पुराने वक्तों में ये थी 20, प्री इंडस्ट्रियल एज में। तो वैल्यू क्या आई, 5 का 20, 55, 25, 5 को 4 पे डिवाइड करें, 1.5 आ गई। क्या आ गई? अब हमने इस 1.5 का ना लॉग लेना है। क्या लेना है? नेचुरल लॉग। वो कैसे लेंगे? अब यहां पर एल एन लेके यहां पर लिख देंगे 1.5, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.40। ठीक है, इसकी वैल्यू वो है, इसकी डिफरेंट लॉग होगा ना, वो लॉग और होगा, ये नेचुरल लॉग और तरह का होगा। लेकिन आपने सिर्फ ये मैं यहां पर ये बता रहा हूँ, एल एल एन 5.35 मल्टीप्लाई बाई एल एन ऑफ सी और सी नॉट, तो जो वैल्यू आएगी वो चेंज इन रेडियोएक्टिव फोर्स होगी। वो क्या होगी? चेंज इन रेडियोएक्टिव फोर्स। समझ आ गई? आप मेजर कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आपकी रेडियो एक्टिव के अंदर चेंज आई है, यू कैन मेजर यूजिंग दिस फार्मूला। यहां तक समझ आ गई आपको? अब आपने क्लाइमेट चेंज को मेजर करना है, तो क्लाइमेट चेंज को मेजर करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन डाटा साइंस, एंड डाटा साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना दुनिया के हर फील्ड के अंदर आपको डाटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है। ये डाटा जनरेट किया और उस डाटा को एनालाइज किया और उससे हमारे पास एक नॉलेज जनरेट होता है। वो नॉलेज को हम लफ्जों में लिखते हैं। ये जो किताबें लिखी जाती हैं, भी न्यूटन ने ये काम किया, आइंस्टाइन की, उनके अंदर भी डाटे थे। वो डाटे लेते थे, डाटे को एनालाइज करते थे, उस डाटे को एनालिसिस करने के बाद वो प्रिडिक्ट देते थे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, लॉ भी जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ये सारी चीजें कहाँ हुई हैं? व्हेन यू हैव अ कमांड इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा साइंस। तो एवरी यू शुड नो हाउ टू स्टडी डाटा साइंस। सही है, समझ आ रही है आपको? अब ये फार्मूला हमने डेवलप कर लिया किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करने के लिए। अच्छा, अब आगे आ गया। अब ये तो कर, ये फार्मूला मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड 5.3 नेचुरल लॉग है। गिवन कार्बन डाइऑक्साइड है 420 ppm,
और प्री इंडस्ट्रियल में थी 200 ppm। कितनी थी? 280 ppm। अब कितना डिफरेंस आ गया आज के और प्री इंडस्ट्रियल एज में। तो इसको डिवाइड कर दिया, उसका फिर नेचुरल लॉग ले लिया, उसके अंदर प्लस कर दिया, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5.35 के साथ। जब हम उसके बाद ये लिखेंगे कि देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, कितनी आई है? 2.1। ये उसका वाट पर जो भी इसका यूनिट है वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी का। समझ आ गई आपको? हाउ टू मेजर दैट यू कैन डू। आपको पता चल जाएगा कि अगर आज अभी इस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो एयर के अंदर कितनी है, और उसको अगर हम मेजर कर लें। और मेरा सिर तो खुलना पे ना, पता नहीं ची 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 पांच सुन के ना, जितना ऐसा लगता है जितना हाईवे पे बैठे हैं अपन। अच्छा, अब है टेम्परेचर चेंज, वो भी मैंने बता दिया था। अगर टेम्परेचर चेंज फॉर्म फोर्सिंग, अब डेल्टा टी इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। डेल्टा टी तो मैंने वो तरीका बताया था, टेम्परेचर करंट माइनस बेस लाइन। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ये लैम्डा जो है ये एक क्लाइमेट रिस्पॉन्स पैरामीटर है, और इसकी जो वैल्यू है 0.1 से 1 तक है। ठीक है, तो लैम्डा की नॉर्मली इज्यूम किया हुआ है 0.8, ये है फिक्स वैल्यू। क्या है? मैंने कहा था अलजबरा के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है फिक्स, एक होते हैं वेरिएबल। इसलिए आपको अलजबरा क्यों पढ़ाया गया था, अब आपको समझ आई कि अलजबरा अगर ना पढ़ा होता तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अल खवारिज़मी ने ये अलजबरा सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब डेल्टा टी का मतलब है कि अभी टेम्परेचर जो चेंज हुआ है 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड क्लाइमेट चेंज। कहा जाता है कि मुल्तान में ना, मैं उस दिन एक कॉन्फ्रेंस में था, मुल्तान के अंदर कॉटन की जो प्रोडक्शन है ना, वो कहते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, कॉटन के अंदर ना जब फ्लावर बनता है ना, फ्लावर फ्लावर के बाद फर्टिलाइजेशन होती है तो फ्रूट बनता है, और उसके फ्रूट को बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल फॉर्मेशन। और उस बॉल के अंदर ना फिर रुई बनती है, वो रुई हम से कपड़ा बनता है। अच्छा, अगर वो बॉल बने, समटाइम ऐसा होता है वो शेड हो जाता है बॉल। क्या हो जाता है? शेड हो जाता है। अगर वो बॉल शेड हो जाए तो ज़ाहिर फर्दर प्रोसेस रुक जाता है उसका, और रुई नहीं बनती उससे। इट मीन जितने ज्यादा बॉल शेडिंग होगी उतनी कम यील्ड होगी। पता चला कि ये जो बॉल शेडिंग है ना, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है। पहले एवरेज टेम्परेचर मुल्तान का अच्छा, ये उन्होंने कहा कि ये दिन का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नहीं हुई, रात के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हुई है। रात में जून जुलाई में एवरेज टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड था ना रात का, तो उन्होंने कहा कि अब 29 हो गया है। और इस 1 डिग्री के चेंज होने की वजह से बॉल शेडिंग होनी शुरू हो गई। क्या इस एग्जाम्पल को यूज करते हुए हम पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड भी तो कह सकते हैं ना, एक ऐसी डिजीज आ गई इस इलाके के अंदर जो कि पहले नहीं थी, जो कि पहले नहीं थी। समझ आ गई? अच्छा, अब हमने देखना है स्मोग। अब हमने देखना है कि स्मोग के अंदर लाहौर में आज से 10 साल पहले स्मोग कितनी थी, आज कितनी है स्मोग। अब हमने वजह तलाश करनी है, क्या वजह है स्मोक की। अब हम देखेंगे आज से 10 साल पहले नवंबर के महीने में एवरेज स्मोक कितनी थी और आज कितनी है। अगर बड़ी है, पर उस टाइम अगर 200 ppm थी और अभी 500 ppm है, इट मीन स्मोक बढ़ गई है। अब हमने देखना है कि ये जो धुआं आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, अब कितनी है, उसको माइनस करके तो हम एक डेल्टा इन कार्बन वो मालूम कर ले। फिर हम देखें ह्यूमिडिटी लेवल कितना था, पहले कितना था, अब कितना है, टेम्परेचर का कितना था, अब कितना है। अब हमने देखा कि काफी चीजें हमने देखी है वो कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल जो है ना वो चेंज हुआ है। जहां से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्मोक काज ये है, कह सकते हैं ना हम। अच्छा, इसको कहते हैं एसोसिएशन स्टडी। एसोसिएशन का मतलब क्या है? रिलेट करना। रेट का मतलब ये है कि को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, वो किस वजह से हुआ होगा।
कॉस फाइंड करना, उसके लिए हमें डाटा साइंस चाहिए, उसके लिए भी हमें साइंस में, इसलिए मैंने पहले दिन कहा था साइंस क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है, अन्यवादी, अच्छा ठीक है यार, ਇਹਦੀ वजह ਧੂਏ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ होनियां, ये कॉमन सेंस है। ये क्या है, अब हम देखते हैं कि आज से 10 साल पहले लाहौर शहर में इतनी गाड़ियां थी, अब इतनी है। ठीक है, आज से 10 साल पहले पेट्रोल वाली गाड़ियां इतनी हैं, अब इतनी हैं। लेकिन इस साल अगर स्मोक कम आई है, हम कहते हैं कि पिछले साल कई सालों के दौरान डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां खत्म होके इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई है। क्या इससे भी इफेक्ट चेंज हुआ है? लेकिन इसको स्टडी कैसे करना है? डाटा साइंस से। आप लॉजिकली फिर बड़े कॉन्फिडेंस से, अगर कोई आपके साथ बहस भी करता है, आप किसी मीडिया के अंदर जाकर बैठे हैं, आपसे पूछते हैं कि ये वजह क्या है, तो आप बड़ी कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये हमने मालूम किया है कि जब आप नंबर देते हो ना, तो लोग वो कन्विंस हो जाते हैं। जब आप नंबर की गेम के साथ खेलते हो ना, तो फिर लोग आपको चैलेंज, तो कहते हैं यार वाकई ये जो है ना लड़की, दे आर विद लॉजिक के साथ कोई बात कर रही है। ठीक है ना, उससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एंड आप पूरी दुनिया में अपनी रिसर्च को जब प्रेजेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलते हैं कि ही और शी कैन स्टडी दिस इन अ बेटर वे, ही कैन इजीली अंडर, अगर मेरी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आएगा, इसको पता है उस प्रॉब्लम को पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल ही लेंगे। दैट्स व्हाई यू विल बी गिवन अ प्रेफरेंस एज कंपेयर टू द अदर पीपल हु डोंट नो। रिसर्च का समझ आई, रिसर्च क्या होती है? रिसर्च के अंदर हमने एक अननोन चीज को फाइंड करना होता है और उसमें से नॉलेज जनरेट करना है। यू गॉट माय पॉइंट? रिसर्चर है, एफएससी तक बस हमें रट्टा 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 लगाया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि आप साइंटिस्ट हैं। अब आपको समझ आई कि साइंटिस्ट बनना कैसा होता है, कैसे हम कहेंगे कि वो यार साइंटिस्ट, और अब आपको समझ आ गई, अब आपको कॉन्फिडेंस मिल गया कि आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, बन रहे हैं, बन सकते नहीं, आप प्रोसेस में है, वो मशीन में लगा दिया गया आपको। ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट आप में से निकलेंगे जो क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ एंड टेम्परेचर का डिफरेंसेस की वजह से कौन सी डिजीज ज्यादा हो रही है, कौन सा ऐसी चीजें हैं जो कम हो रही हैं। अगर फ्यूचर में अगर इसी ट्रेंड से क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो कि अगर इसको काबू ना पाया गया तो 2050 तक क्लाइमेट चेंज कहां चली जाएगी। ठीक है, मेरी मेरी बात की समझ आई ना, इसमें हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना। अगर हमने देखा कि पिछले 30 साल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो अगले 30 साल भी यही कंडीशन रही या इससे वर्स कंडीशन हो गई, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जब प्रिडिक्शन हो जाएगी तो आपको पता होगा कि ये कॉफी की वैरायटीज ग्रो होंगी और ये कॉफी की वैरायटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा। उस टाइम अगर जर्मनी वालों को कॉफी चाहिए तो वो कहां से लेंगे? फर्ज किया हम पाकिस्तान में वो टेम्परेचर नहीं था जो युगांडा में था, अब पाकिस्तान के अंदर वो टेम्परेचर आ गया है, ज़ारा कॉफी फिर इधर प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर जो क्रॉप ग्रो हो रही थी वो किसी और इलाके में, क्योंकि सुना है कि शुरू शुरू में पाकिस्तान में ना किन्नू का सबसे अच्छा एरिया था सिट्रस का, सरगोदा। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से एरिया जो है ना वो लिया बन रहा है, लिया की तरफ सुना, वो जो वेदर कंडीशंस है ना वो ज्यादा सूटेबल हो रही है टूवर्ड्स अदर पार्ट। ठीक है, अब आप बड़ी लॉजिकली लोगों को बताएंगे, जब आप किसी भी जहाँ किसी भी आप डिस्कशन हो गए किसी, आपको ना कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अक्सर डायलॉग्स होते हैं, शायद आप लोगों ने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो, तो वहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट आपस में बैठ के डायलॉग करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके अंदर आपको जब आपके पास, जब आप उन डायलॉग में के प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछेंगे ना, जब आपको कुछ पता होगा तभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, आपको पता ही नहीं वो डिस्कशन क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली शुरू शुरू में हमें भी नहीं पता लगता था, लेकिन अब हमें अंदाजा हो गया है कि कैसे चीजें
चलती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपको बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं और वहां से बड़ा नॉलेज मिलता है आपको। ठीक है। अब है ये वार्मिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड डबलिंग, ये हो गया नेचुरल लॉग। ये क्या हो गया नेचुरल लॉग, को समझ आई कैसे लेते हैं? नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज 0.6। इसी तरह ही फार्मूला क्या है फॉर डबलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम में है, ये इसके लैम्डा जो है वो सारी इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये आप इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है। इस तरह एक और फार्मूला है। अच्छा, अब गिवन कार्बन डाइऑक्साइड 420 ppm है, डेल्टा चेंज 5.35 इंटू लॉग नेचुरल 420 डिवाइडेड बाई 280। उसके बाद जो वैल्यू आई वो 1.5 आ गई, और 1.5 का लॉग क्या है, और इसकी वजह से जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुई है वो 2.7 वाट पर मीटर क्यूब। तो सॉल्व्ड एग्जांपल है ये। ठीक है। इसी तरह एक और है, ये आ गया टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज क्लाइमेट सेंसिटिविटी फैक्टर है। इसके अंदर ये जो एक हो गई वेरिएबल, एक हो गया कांस्टेंट, ये तो आपको समझ आ गई। यही अलजबरा है, यही अलजबरा है। अच्छा, गिवन है डेल्टा। अच्छा, ऐसा करो कि चीन आए, इसको बंद कर। चल बंद हो गया, जा बेजा। ओके, 0.8। अब ये हम एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं इनसे कि 0.8 इंटू लैम्डा जो है, लैम्डा क्या है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट कैसे बनता है? पहली बात, हम कैसे पता चलता है कि ये कांस्टेंट है? नहीं, नहीं चेंज नहीं हो रहा है, वो तो ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि ये लैम्डा यही वैल्यू होगी? मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसके अंदर हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। उसके अंदर x की वैल्यू होती थी, y की वैल्यू होती थी, उसका एवरेज निकालते थे। एवरेज निकालने के बाद फिर हम उसका एक a मालूम करते थे, फिर बी नॉट मालूम करते थे। वो a एक्चुअली वो लैम्डा है, वो a क्या है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता वो। अच्छा, अब 3.14 एक वैल्यू है, ये किसको कहते हैं? पाई की वैल्यू। अब पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों है? ये चेंज क्यों नहीं होती? ये कैसे कांस्टेंट है? गोरों ने बता दिया 3.14 है इसलिए ये कांस्टेंट है। कैसे मेजर की होगी? ये कहा जाता है कि जो आपको ये सर्कल है ना, यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है, क्या होता है इसका, अगर ये अगर ये यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, नहीं, डायमीटर होता है। अगर ये एक इधर तक आ जाएगा, अगर ये इसको हम ऐसे लाइन लगाएं तो ये यहां तक होगी एक, दूसरा यहां तक, तीसरा यहां तक, आगे 0.14। ये जो डायमीटर है उसको तीन, जितना भी जो भी सर्कल होगा ना दुनिया का, चाहे छोटे से छोटा बना लो, बड़े से बड़ा बना लो, उसके अंदर ये जो है ना यहाँ 1 2 3 और 0.14, उसका जो भी उसका वो डायमीटर है उसको 3.14 होगा। नहीं लगी समझ? ये इसलिए ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट बनाना, अभी ये बात है, अभी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो ऐसी चीज है जो जहां मर्जी जाओ वही वैल्यू आएगी, चाहे छोटा सर्कल हो, चाहे वो बड़ा हो, बड़े से बड़ा से बड़े से बड़े से बड़ा हो, तो वो वैल्यू एक ही आनी है। वो क्या है? 3.14। ठीक है। जब अर्ली साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवर किया होगा, दे आर वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, दे आर वेरी गुड माइंड पीपल, कि उन्होंने ये लैम्डा की वैल्यू उस टाइम डिस्कवर की होगी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये वो सारी, अब हम देखें ना ये मैथमेटिक्स जिन्होंने ये, अगर मैथमेटिक्स ना होती, ना ही हम एस्ट्रोनॉमी में अच्छे हो सकते थे, ना हम फिजिक्स में अच्छे हो सकते थे, ना ही हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती, ना ही लार्वन, ये जो डार्विन ने अपने मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किए थे, ये ना आते। ऐसे ही थे उनको मैथ, ये सारी अलजब्रिक ये क्वेश्चंस ना होती, तो आपको, अब आपको ना स्टैट पढ़ाई जाएगी तो काइंडली उसको ना बड़े तरीके से पढ़िएगा। वो उसको ये ना पढ़ियो
उस पब्लिक हेल्थ वालों ने की कम स्टैट बनानी। फर्ज किया आप ये कहेंगे ना, तो यू आर द डफर। मेरी बात की समझ आई ना? हर चीज जो पढ़ाई जाती है ना, उसकी एक वजह होती है, उसकी एक लॉजिक होती है। जो आपका कोर्स करिकुलम डिजाइन करते हैं ना, वो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, एचईसी में बैठते हैं, वहां जाकर ये देखते हैं, मीटिंग्स होती है, तब जाकर ये डिजाइन होता है कोर्स। ठीक है। और फिर उसको फिर कई जगह से वो दोबारा रीएवेल्युएट होता है, तब जाकर एक कोर्स वर्क बनता है। अगर ये साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस वाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा कोर्स बनता है अमेरिका। अमेरिका भारत जो जाता है, वो हमें पढ़ाया जाता है। ये अगर जिस तरह मैंने पहले बताया ना, अगर तो वैसा हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक्चुअली वैसा भी नहीं होता। जो अमेरिका भारत चाहता है, बहादुर चाहता है कि इस कौम को गुलाम बनाना है, हम गुलाम बनेंगे। रॉक फेलर ने जो एक एजुकेशन सिस्टम दिया था, वही सिस्टम हम, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपने खुद सोचना है। खुद सोचेंगे कैसे? जब आप डाटा साइंस में, डाटा साइंस आपको क्रिएटिविटी देता है, आपको सोचने की पावर देता है कि अच्छा, अब ये नहीं है कि ये फार्मूले जो उन्होंने डेवलप कर दिए वही ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये फार्मूले गलत हो, आप अपने फार्मूला डेवलप कर दें। आपका नाम क्या है? जवेरिया। जवेरिया फार्मूला ऑफ बेवकूफी, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है, उसके लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है, इतना फैक्टर लगाएंगे और ये मैं करूंगा तो इतना बेवकूफ बन जाएगा, इतना फैक्टर लगेंगे तो ये फैक्ट, इतना एक्स ये होगा तो वाई ये रिजल्ट आएगा। समझ आ गई ना? तो ये वो सारे जितने भी साइकोलॉजी के फार्मूले है ना, साइकोलॉजी के फार्मूले क्या है? फर्ज किया मैं, साइकोलॉजी के फार्मूला क्या है कि आपने चीज कितनी याद रहती है आपको, आपको फर्ज किया, उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ मेमोरी। आर इज इक्वल टू 100 माइनस 2t। अब टी यहां पर क्या है? वेरिएबल है। टी के डेज को कहते हैं, टी कहते हैं। फर्ज किया आपने आज कोई शायद याद की है ना, अगर 2 दिन के बाद आपको उसकी 96% याद रहेगा, बाकी भूल जाएगा, 4% आपको भूल जाएगा। ये एक फार्मूला। अगर 100 दिन हो गए तो इट मीन वो जो आज चीज याद की है, अल्लाह हाफिज हो जाएगी, दगड़ दगड़ बाय बाय, अल्लाह बाय बाय टाटा। ठीक है। इसलिए बार बार उसको रिवाइज करना। ये पता नहीं खास एज के बच्चों के लिए का होगा जरा, इसके अंदर और कई फैक्टर्स भी होंगे। दिस इज द टाइप ऑफ constants and variables that are normally predicted using different formulas। ठीक है। उसके बाद आ गया जी, अब है सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। सैटेलाइट की मेथड टू स्टडी क्लाइमेट चेंज है कि ओशन टेम्परेचर रिकॉर्ड है, क्लाइमेट मॉडलिंग है। अच्छा, मॉडलिंग किसे कहते हैं? ये क्या होती है बच्चों? पीछे फोटो है, क्लाइमेट मॉडलिंग क्या होती है? तो वो एक्चुअली मॉडलिंग का मकसद क्या है? शोकेस करना। शोकेस करना, शोकेस का मतलब जो बेस्ट है ना, उसको प्रेजेंट करना। आपने कोई सिस्टम एस्टेब्लिश किया है, उसका जो बेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना, उसे कहते हैं मॉडल। उसे क्या कहते हैं? इसी तरह फार्मूलाज ये जो बनाते हैं ना, ये मॉडल होते हैं। इसको भी मॉडलिंग कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? आपने अपनी पूरी रिसर्च करके एक फार्मूला डेवलप किया, उसको हमने मॉडल कर दिया। इस तरह क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए क्लाइमेट मॉडलिंग बनाई जाती है। क्या इस सारे फार्मूलाज को मिक्स करके ना, इकट्ठा करके, फिर उसके अंदर ये लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड चीज इतनी बढ़ गई है, टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है, ये कम हो गई है। फिर सबको इकट्ठा करके एक मॉडल बनाना, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्लाइमेट। उसके बाद एक फार्मूला डेवलप हो जाना, या एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देना। उस सॉफ्टवेयर के अंदर बताएंगे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हुई है, इतनी टेम्परेचर चेंज हुआ है, इतनी रेडियोएक्टिव फोर्सिंग चेंज हुई है। अब बताएं ये क्लाइमेट चेंज का कौन सा लेवल चेंज हुआ है।
पर उससे मुताबिक कहेंगे कि अमेरिका के वाशिंगटन शहर में ये चेंज आई है, पाकिस्तान के लाहौर में ये आई है, कराची में ये आई है। अच्छा, फ्यूचर में कौन सा सिटी है कहा जाता है कि दैट आर प्रोन टू क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से ज्यादा फ्लड आएंगे, वहां से हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। अक्सर नहीं कहते होते, टीवी में आ रहा था ये पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के 10 वर्स्ट कंट्रीज में आता है। वो कैसे, पहले आपने कभी सोचा है कि ये मैयर कैसे करते हैं कि पाकिस्तान होगा इसमें? उसके लिए डेटा साइंस, ठीक है, उसकी वजह उसकी वजह क्या है? डेटा साइंस, डेटा साइंस, डेटा साइंस। समझ आ रही है बच्चों? तो इस तरह अब है यूजिंग फार्मूला help quantify climate change. Example show how rising carbon dioxide lead to warming. Climate change study combination math plus। अब आप कहेंगे मैथ हमें को पढ़ाया जाता है? मैथ पढ़ना भी तुसी, मैथ जरूरी है, ठीक है। आपको मैथ, मुझे तो लगता है मैथ हर सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहिए, मैथ भी, स्टैट भी, डाटा साइंस भी, ये हर सब्जेक्ट में, हर एरिया। और ये पढ़ाया भी जाता है, ये पढ़ाया भी जाता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है तो आप ला के आप लोग साइंटिस्ट बने। मेरे लिहाज से पहले सेमेस्टर से ना आप लोगों को की ट्रेनिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि आपने हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ना, पैरासाइटोलॉजी पढ़ना है, लोग कहें कि इसको एनालाइज करके बताएं कि ये पैथोजन कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ स्प्रेड होगा, फ्यूचर में कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यू शुड नो, ठीक है। तो इसके बारे में हमें एवोल्यूशन के का भी पैटर्न का पता चल जाता है। एवोल्यूशन किसे कहते हैं? चेंज ओवर टाइम विद इनहेरिटेंस। अगर हम बायोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं कि अगर फर्स्ट किया जवेरिया के, अस्तगफुरुल्लाह, कोई चेंज आती है तो सॉरी और आपकी अगली जनरेशन में चली जाती है तो वो क्या होगी? एवोल्यूशन। वो क्या होगी? एवोल्यूशन होगी। हम कहते हैं ना कि ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੱਟ बड़े सोहने होते हैं, हैं पर होते नहीं, ठीक है, जट बड़े बेवकूफ होते हैं। आप जट है? हैं? आप क्या है? आप किसी मतलब कास्ट को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते ना कि इसके आप पे तो बहुत सी कास्ट के ऊपर। अच्छा, एपिजेनेटिक्स किसे कहते हैं? एपिजेनेटिक्स किसे कहते हैं? क्या एपिजेनेटिक्स अगली जनरेशन में जाती है? नहीं, जीन्स तो जाते ही जाते हैं ना, जीन तो कन्फर्म जाते हैं। एपिजेनेटिक्स क्या है कि जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आना। क्या ये भी हमारी सेल के अंदर मेमोरी हो जाती है? ये भी सुना है कि ये भी अग्री, अगर अगर जट बेवकूफ होते हैं ना, इट भी उसके अंदर एपिजेनेटिक्स जो चेंजेस होती है वो बेवकूफ होते हैं, ठीक है। राई जो है वो कंजूस होते हैं, और शेख कंजूस होते हैं, राई इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, इंटेलिजेंट, अगर राई इंटेलिजेंट, राई मोस्ट इंटेलिजेंट कॉम ऑफ पाकिस्तान। ये मैं आपको यहाँ पर मकसद ये नहीं कि मैं कास्ट को डिस्क्रेस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। किसका? आजकल सारे जिन्ने जट कंजूस आ, ਸਾਡਾ ਡੀਨ ਜੱਟ ਸੀਗਾ, ਵੜੈਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜੂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ना ही इंटेलिजेंट होते हैं। ये देख ना, अब आपने एक मॉडल किया, मॉडलिंग से मेरी बातों से पहचान लिया कि मैं क्या हूं। एक मिनट, ये इसकी बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी की नेचर को नहीं चेंज कर सकते, कर सकते हैं?
अगर एक बंदा चुगलखोर है, एक मतलब रोस्ट करने वाला तो वो नहीं चेंज हो सकता। एक बंदा आपको धोखा देगा, एक बार देगा तो वो बार बार देगा। हाँ, ठीक है। इसलिए इस्लाम में कहा है कि मोमिन एक सुराख से दो बार डसा नहीं जाता। लेकिन आपको मजाक नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जट, राजपूत, राई, ये कबीले हैं, तो उनके ये करेक्टर क्या वो अगली जनरेशन में जाते हैं, जहां पर मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये नहीं कह रहा कि जैसे समझो, मैं एक नहीं। जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि क्या आपकी जो कास्ट है, आप विद इन कास्ट शादियां करते हैं, उससे क्या आप भी वो शेख को जूस होते हैं, तो क्या उसकी औलाद भी तो जूस होती है? अक्सर होती है, अक्सर होती है ना, इनमें एपिजेनेटिक्स। मैंने बताया ना, एक एक्सपेरिमेंट किया राइस के ऊपर। लोगों ने राइस को क्या किया, ड्राउट स्ट्रेस दिया। क्या दिया? हेलो भाई, ओ पीछे कुड़ियां बैठी हैं जिन्हें तू कपल ला रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि राइस के अंदर ना मेमोरी सेल्स होते हैं। अच्छा, एक राइस को ना उन्होंने क्या किया, राइस की, हेलो, राइस को क्या किया कि ड्राउट स्ट्रेस दिया। क्या दिया? बाद में वो नॉर्मल कर दिया। पहले ड्राउट स्ट्रेस दिया 1 महीना, उसके बाद उसको नॉर्मल वाटरिंग दे दी। अब उसे एक सीड बना। फिर उसे नेक्स्ट जनरेशन में उनको फिर ड्राउट स्ट्रेस दिया, लेकिन कुछ ऐसी सीड्स को भी ड्राउट स्ट्रेस दिया जिसको उसकी पिछली जनरेशन में ड्राउट स्ट्रेस नहीं दिया गया था। किसने अच्छा परफॉर्म किया होगा? ड्राउट स्ट्रेस, इट मीन मेमोरी अगली जनरेशन में, एपिजेनेटिक्स चेंजेस जो हैं वो अगली जनरेशन में। अगर एक जनरेशन में एक कौम, अगर हमने कौम बनना है ना, आपको एक कौम ऐसी तैयार करनी पड़ेगी जो बहादुर होगी, जो गुलाम नहीं होगी। जिस तरह वो मैंने एक बार बताया था, वो पानी वाली और बंदर वाली कहानी। अच्छा, 4 बंदर होते हैं, एक बंदे, अच्छा, नहीं बंदरी, अभी बंदरियां है वो। ठीक है, एक का नाम जवेरिया है, एक का नाम मरियम है, एक का नाम जीआर है, और एक और है सीआर है। ये बंदरियां है, 2 है। क्यों? बनता है एक पता नहीं कौन सा सीरियल रोटी। जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर बनाना रखे हुए थे और सीढ़ी रखी हुई थी, उनमें से जब भी एक कोई बंदर ऊपर, हेलो, वो बंदर ऊपर जाता था तो वो, इट मीन उसकी, अब उसकी अगली जनरेशन तक वो, अब कहानियां ऐसी चलती रही है, कई कई साल तक बंदरों ने ऊपर चढ़ा ही नहीं कि बारिश आएगी, ठंडा पानी आएगा। समझ आ गई आपको? तो इट मीन ये भी एपिजेनेटिक्स है। ये भी क्या है, क्या अगली जनरेशन में वो चीजें जाती हैं जो नहीं। ये है, ये आज का हमने ये टॉपिक पढ़ा है क्लाइमेट चेंज। समझ आ गई? मजे का टॉपिक था कि कैसे है। अस्तगफुरुल्लाह। अभी अभी का